साल 1991। भारत की तिजोरी लगभग खाली थी। विदेशी मुद्रा भंडार बस 3 हफ्तों की इंपोर्ट के लायक बचा था। IMF का कर्ज सिर पर था और दुनिया ने सवाल उठाया, क्या भारत दिवालिया होने जा रहा है? इसी संकट के बीच आई एक नीति जिसने हमारे देश की दिशा ही बदल दी। निजीकरण यानी कि प्राइवेटाइजेशन। लेकिन आज 30 साल के बाद एक बड़ा सवाल उठता है, क्या निजीकरण ने भारत को ताकतवर बनाया या आम लोगों को कमजोर? निजीकरण की शुरुआत, एक मजबूरी या सुधार। भारत में निजीकरण की कहानी मजबूरी से शुरू हुई थी। साल 1991 में जब पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने नई आर्थिक नीति लागू की, उसका मंत्र था LPG यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। उस वक्त भारत के पास विदेशी मुद्रा सिर्फ 1.1 अरब डॉलर थी। सरकार को सोना तक गिरवी रखना पड़ा और इसी आर्थिक तूफान में जन्म हुआ निजीकरण नाम के सुधार का। लेकिन क्या यह सुधार था या संकट से भागने का तरीका? क्योंकि आने वाले सालों में ये नीतियां सिर्फ अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि आम आदमी की जिंदगी बदलने वाली थी। निजीकरण की लहर 1990 से 2020 तक। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने इस दिशा में अगला बड़ा कदम उठाया। डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट बना। फिर साल 2000 में कई सरकारी कंपनियां जैसे कि बेल्को, VSNL, हिंदुस्तान जिंक निजी हाथों में चली गई। फास्ट फॉरवर्ड टू 2020। निर्मला सीतारमण ने कहा, अब सिर्फ स्ट्रेटेजिक सेक्टर को छोड़कर बाकी सब में निजीकरण होगा। लेकिन नतीजा 2024 से 25 तक सिर्फ 3 बड़ी बिक्री हुई और सरकार अब फिर से कुछ PSUs को बेचने के लिए पैसा लगा रही है। यानी जिसको बेचा था अब उसी को बचाने के लिए बेल आउट देना पड़ रहा है। असली असर निजीकरण ने क्या बदला? निजीकरण के समर्थक कहते हैं एफिशिएंसी बढ़ी है, भ्रष्टाचार घटा है, लेकिन आंकड़े कुछ और कहते हैं। साल 1991 से अब तक 2 लाख से ज्यादा नौकरियां खत्म हुई, लाखों लोग ठेका मजदूरी में धकेले गए, PSU कर्मचारियों की सुरक्षा और पेंशन दोनों घटे। एयर इंडिया को टाटा को बेचने के बाद टिकट के दाम 20 से 30% तक बढ़ गए। बिजली के निजीकरण के बाद 15 से 20% तक महंगाई बढ़ी, सब्सिडी घट गई, सेवाएं महंगी हो गई और जो बचा वो सिर्फ कॉर्पोरेट प्रॉफिट। एफिशिएंसी बढ़ी लेकिन इंसाफ घटा। निजीकरण ने अमीरों को मौका दिया लेकिन गरीबों की पहुंच सीमित कर दी। यहां तक कि सरकारी स्कूल, अस्पताल और बैंक भी अब लाभ केंद्र बन गए हैं। दुनिया की मिसालें, प्राइवेटाइजेशन कैसे उल्टा पड़ा? भारत अकेला नहीं है जिसने ये रास्ता चुना। दुनिया में भी कई देशों ने ये प्रयोग किया और नतीजे भयावह निकले। ब्रिटेन, पानी का निजीकरण। साल 1999 पानी की कीमतें 40% बढ़ी, लीकेज 20% बढ़ा और गरीब इलाकों में सप्लाई घट गई। 4 बड़ी कंपनियों ने 90% मार्केट पर कब्जा कर लिया। रूस, तेल और गैस। सरकारी कंपनियां सस्ते में ओलिगोकर्स को बिकी। 7 अरबपतियों ने देश की 70% संपत्ति पर कब्जा कर लिया। जनता गरीब हुई, अमीर और अमीर। अर्जेंटीना, रेलवे किराए 160% तक बढ़े, गांवों में सेवाएं बंद हुई और बेरोजगारी में बूम दिखा। हर जगह एक पैटर्न दिखा, जब सरकार पीछे हटती है कॉर्पोरेट्स कब्जा कर लेते हैं और उसका सबसे खतरनाक रूप है रेगुलेटरी कैप्चर, जहां वही कंपनियां जो मुनाफा कमाती हैं वही सरकार के नियम तय करने लग जाती हैं। उत्तर भारत में निजीकरण 2024 से 25 की जमीनी हकीकत।
उत्तर भारत में यह प्रक्रिया धीमी लेकिन लगातार है। 2024 से 25 तक केंद्रीय और राज्य मिलकर लगभग 20 से 30 PSUs को बेचने की योजना बना रहे हैं। ऊर्जा सेक्टर, दिल्ली में पहले से निजीकरण सफल। AT&C लॉस 50% से घटकर 10%, लेकिन पंजाब और हरियाणा में यूनियनों के विरोध से मामला अटका। दिसंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ डिस्कॉम के निजीकरण को मंजूरी दी। बैंकिंग सेक्टर, 2025 तक 5 सरकारी बैंकों में 20% हिस्सेदारी बिक्री की तैयारी। इसमें पंजाब, हरियाणा और यूपी बैंक प्रमुख हैं। ट्रांसपोर्ट, 30 से 35 एयरपोर्ट निजीकरण की राह पर, ज्यादातर अदानी ग्रुप के पास। लेकिन सवाल वही, क्या इससे सेवाएं बेहतर होगी या सिर्फ कुछ समूहों के मुनाफे बढ़ेंगे? पब्लिक टू प्राइवेट, क्या हम परिवार की चांदी बेच रहे हैं? निजीकरण समर्थक कहते हैं सरकार बिजनेस नहीं चलाई, पर जब सरकार अपने ही संसाधन को जनता के टैक्स से बने उन्हें औने पौने दाम पर बेच देती है तो ये सिर्फ नीति नहीं, भविष्य की हानि है। बेल्को जैसी कंपनियां सैटेलाइट को सस्ते में बेची गई। अब उन्हीं कंपनियों से सरकार बिजली और संसाधन खरीदती है। 1991 से अब तक सरकार को लगभग 5 लाख करोड़ का एक मुश्त राजस्व मिला, पर उसने भविष्य के लाभांश में कई गुना ज्यादा खो दिया। और अब 2025 में सरकार फिर से कुछ PSUs को बचाने के लिए तकरीबन $1.5 अरब का बेल आउट दे रही है। पैसा जनता से जाता है, कॉर्पोरेट्स तक पहुंचता है। ये है असली प्राइवेटाइजेशन पैराडॉक्स। जनता का पैसा जनता की संपत्ति बेचने में जनता के ही खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। आगे का रास्ता, क्या कोई संतुलित मॉडल संभव है? निजीकरण को पूरी तरह गलत नहीं कहा जा सकता, पर कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन का मॉडल अब पुराना हो चुका है। जरूरत है एक हाइब्रिड मॉडल की, जहां सरकार इसेंशियल सर्विसेज में नियंत्रक बनी रहे और निजी क्षेत्र इनोवेशन और एफिशिएंसी लाए। बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जनता के लिए सुलभ रहे। स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में पारदर्शी PPP मॉडल अपनाया जाए। यूनियनों को शामिल कर इंक्लूसिव रिफॉर्म्स किए जाएं। दुनिया ने सीखा है प्राइवेटाइजेशन तब सफल होता है जब प्रॉफिट नहीं, लोग सेंटर में हो। भारत को चाहिए एक ऐसा मॉडल जो सिर्फ अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि समाज की आत्मा को भी मजबूत करे। तो अगली बार जब कोई कहे निजीकरण ही विकास है तो पूछिए विकास किसका? अगर आप बदलाव चाहते हैं तो अपने शहर की सार्वजनिक सेवाओं की कहानी जानिए, यूनियन की आवाज सुनिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि निजीकरण पर बहस सिर्फ टीवी डिबेट में ही नहीं बल्कि हर घर में हो।